सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज की शुरुआत में एक बहुत ही अच्छी खबर से करने जा रहा हूं। उत्साहजनक खबर, जिस खबर ने सच पूछे तो एएफआईएस की पूरी टीम को जोश में भर दिया है और उसमें मैं भी शामिल हूं। खबर कुल मिलाकर के ये है कि कल जब मैं मेल्स पढ़ रहा था तो मैं अचंभित था, इस बात को लेकर के अचंभित था कि अच्छा, एएफआईएस के ऑनलाइन कोर्स से इतने सारे स्टूडेंट, ढेर सारे स्टूडेंट, अनेक अनेक स्टूडेंट प्री क्वालिफाई कर गए हैं। एक गुरु के रूप में आप सोच करके देखिए कि इससे बड़ी आत्मसंतुष्टि की बात और क्या हो सकती है। जैसे सफल होने वाले स्टूडेंट्स के मन में एक बहुत ही अच्छे संतोष का भाव पैदा हुआ होगा कि हमने इतनी मेहनत की थी, कम से कम एक चरण तो हमने पार कर ही लिया है। ठीक इसी तरह से जो पढ़ाने वाले होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो मेंटर होते हैं, उन्हें भी यह संतोष होता है कि नहीं, चलिए, हम जिनके साथ मिलकर मेहनत कर रहे थे, जिनके लिए हम मेहनत कर रहे थे, उन्होंने कम से कम एक चरण के बाधा को तो पार कर ही लिया। और उन्हीं की सफलता हमारी अपनी सफलता है, क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं रहे और हमारे सामने तो कोई बाधा है नहीं। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट सफल हुए हैं, हमारे अपने ऑनलाइन स्टूडेंट, उन्हें मैं एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत और बहुत हार्दिक बधाइयां देता हूं और साथ ही मेंस में भी सफल हों, इस बात की अनंत शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि वो आपको शक्ति दे और विवेक प्रदान करे। सच पूछिए तो कल इतने सारे सफल स्टूडेंट्स को पढ़ने के बाद हम लोगों ने फैसला किया है दोस्तों कि जो भी हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट रहे हैं, प्लीज वे सब मेल्स के जरिए हमें सूचित करें। बहुतों ने सूचित कर दिया है, बहुतों ने हो सकता है कि सूचित न भी किया हो। प्लीज आप सभी एक बार फिर से मेल्स के जरिए हमें बताएं और उसमें अपना स्थान और मोबाइल नंबर जरूर लिखें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके बाद हमारे जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट सफल हुए हैं, उनसे मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा, उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करूंगा और यदि तैयारी के बारे में उनके कुछ प्रश्न होंगे तो उन प्रश्नों के उत्तर देने की हर संभव कोशिश करूंगा। यह मैं अपनी तरफ से करूंगा। इसलिए यह बहुत जरूरी होगा कि आप अपना मोबाइल नंबर भी लिख कर भेजें। ऐसा इसलिए कि हो सकता है कि मेरी ये छोटी सी गाइडेंस, छोटी सी सही, आपकी सफलता का कारण बन जाए। हु नोज, क्योंकि जो स्टूडेंट प्री क्वालिफाई कर जाते हैं, मान करके चलिए कि मेंस के लिए अब बहुत ज्यादा देरी नहीं रह जाती कि उसे क्वालिफाई कर ले, लेकिन हो सकता है कि कोई छोटी मोटी ऐसी गलती हो रही है जिसकी वजह से मेंस में बाधा आ जाए, तो कम से कम हम अपने लेवल पर बाधाओं को जितना दूर कर सकते हैं उतना तो करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन के सफल स्टूडेंट्स को ये मेरा प्रेम भरा आमंत्रण है कि आप सब अपने मोबाइल नंबर एएफआईएस के पास भेजें ताकि मैं आप लोगों से बातें कर सकूं। दोस्तों, आज विषय के रूप में हम लोग एक अलग ही तरह के विषय को ले रहे हैं और वो है केस स्टडी। आज के अखबारों में आपने हाथरस जिले के पुलराई गांव में जो घटना घटित हुई है उसके बारे में पढ़ा है। उस पर मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि यूपीएससी में इस पर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये बहुत दुखद घटना रही है, बहुत ही ज्यादा हृदय विदारक घटना है। तो सबसे पहले तो मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से और अपनी ओर से मृतकों के प्रति बहुत ही श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्रद्धांजलि, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, अपनी शरण में जगह दे। साथ ही साथ ईश्वर से यह भी प्रार्थना है कि वो मृतकों के परिवार जनों को शक्ति दे, इस दुख को बर्दाश्त करने की ताकत दे। दोस्तों, आज मैं इस घटना को लेकर एक केस स्टडी के रूप में जिस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए उस पर बात करने जा रहा हूं। तैयारी आपकी कैसे होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो केस स्टडी आपको दिए जाते हैं मेंस में, उसके साथ एक बहुत बड़ा संकट होता है। संकट ये होता है कि जिस तरह के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं उनके लिए जरूरी ये मालूम पड़ती है कि आपके पास अनुभव हो, और अनुभव आपके पास है नहीं। अनुभव तो तभी होगा जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे। तो चैलेंज ये है कि फिर आप उनके अच्छे से उत्तर दे कैसे पाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपको घटनाओं की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी हो जाए तो आप उनके उत्तर दे लेंगे। अब घटनाओं की व्यवस्थाओं के बारे में कैसे जानकारी हो,
इसके लिए एक उपाय आपके पास होता है और वो ये है कि जब आप अखबार में पढ़ रहे हो इस घटना के बारे में, इस घटना के बारे में जब आप एडिटोरियल कमेंट्स पढ़ रहे हो तो उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ें और देखें कि कहां कहां लैप्सेस हुए हैं। सीधी सी बात है कि जहां जहां लैप्सेस रहे, कमियां रही हैं, हो सकता है कि उन्हीं को बेस बना करके घटना पर प्रश्न पूछे जाएं और साथ ही साथ क्या अपेक्षाएं की जा रही हैं। अखबारों में यह भी लिखा हुआ हो सकता है मिले आपको, एडिटोरियल कमेंट्स में भी मिल सकता है कि क्या क्या अपेक्षाएं थी प्रशासन से। अगर आप उन्हें भी वहां से देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो धीरे धीरे आपकी तैयारी होती चली जाएगी। लेकिन यह कर पाना भी आसान नहीं है कि आप उनको पकड़ पाएं। तो आज मैं थोड़ी सी बातें इसी बिंदु पर करने जा रहा हूं। पहली बात, कहीं भी जब इस तरह के आयोजन किए जाते हैं, जो भी अपेक्षाकृत थोड़े से बड़े और सार्वजनिक आयोजन होते हैं, तो एक नियम कहता है कि उसके लिए प्रशासन की अनुमति ली जानी चाहिए। ली जाती है नहीं ली जाती है वो बात अलग है। प्रशासन की अनुमति ली जानी चाहिए कि यहां इतना बड़ा हम सार्वजनिक आयोजन कर रहे हैं। देखिए, मैं सार्वजनिक आयोजन की बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में शादी हो रही है, बारात आने वाली है, तब जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप सार्वजनिक आयोजन कर रहे हैं तो उसके लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी है, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो प्रशासन का विषय है और चूंकि वहां इतनी भीड़ जमा होगी तो वो उसे लॉ एंड ऑर्डर के नजरिए से देखेगा। तो प्रशासन की अनुमति ली जानी चाहिए। यहां प्रशासन की अनुमति ली गई थी, जो अखबारों में आ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि जब प्रशासन अनुमति देता है तो क्या अनुमति देने के बाद प्रशासन की जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं? प्रशासन जब अनुमति देता है तो अनुमति देने का आधार क्या होता है? यदि मान लीजिए कि मैं एक एप्लीकेशन दे देता हूं कि ऐसा ऐसा आयोजन होने वाला है और वहां 50,000 लोगों की भीड़ आएगी, तो क्या प्रशासन सीधे उसे फॉरवर्ड कर देगा? जो भी एसडीएम एडीएम जो भी उसकी अनुमति देंगे कि ठीक है आप बुला लीजिए, कोई बात नहीं। नहीं, सच पूछे तो यहीं से प्रशासन की जिम्मेदारी शुरू होती है और एक सिविल सर्वेंट के रूप में यहीं से आपको चीजों को सही तरीके से देखना शुरू करना होगा। आप अनुमति देने से पहले कुछ चीजें विजुलाइज करते हैं या जो आयोजक हैं उनको बुला करके क्लियर करते हैं। बाकायदे आप उनको बुलाते हैं, उनके साथ बैठक करते हैं और उसमें ढेर सारी चीजों पर आप डिस्कस करते हैं कि ठीक है ये 50,000 लोग आने वाले हैं, तो बात यहीं तक सीमित रहेगी कि ज्यादा भी आ सकते हैं। और अगर वो कहता है कि नहीं यहीं तक सीमित रहेगी, तो एक प्रशासक के रूप में आपको विजुलाइज करना होगा कि चूंकि मामला धार्मिक है और धार्मिक मामलों में भावनाओं का आवेश ज्यादा होता है तो ज्यादा लोग भी आ सकते हैं। तो उन्होंने 50,000 कहा, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि 60, 70, 80,000 लोग आ जाएंगे। आप केवल उन्हीं के आंकड़ों तक सीमित मत रहिए, क्योंकि वो भी सही सही आंकड़े बताने की स्थिति में नहीं होते हैं। यही तो प्रशासन का दायित्व है कि वो कैसे चीजों को विजुलाइज कर सकता है, समस्याओं को। फिर आप देख लेते हैं कि 60, 70, 80,000 लोग आने वाले हैं। फिर आप देखते हैं कि ये जो इतने लोग आएंगे, क्या उनके लिए व्यवस्थाएं हैं? आयोजकों के पास व्यवस्थाएं हैं, नंबर 1, और दूसरा सरकार के पास व्यवस्थाएं हैं। दोनों तरफ से आपको देखना होगा, क्योंकि देखिए पब्लिक आ रही है, तो प्रशासक के रूप में आप नहीं कह सकते वो अपनी जिम्मेदारियों पर आ रहे हैं, वो लोग समझे, ये लोग बुला रहे हैं, ये लोग समझे। फिर आपने अनुमति का नियम क्यों बना रखा है? अनुमति दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ जिम्मेदारी आप भी लेंगे। तो आप देखते हैं कि इतनी भीड़ को संभालने की व्यवस्था आयोजक और प्रशासक के पास है या नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं अपनी बात यहीं खत्म कर रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा एनालिटिकल किस्म का विषय है। कल हम लोग इस पर आगे और बातें करेंगे। फिलहाल बस इतना ही। इसी के साथ ही दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।